सदर के ओहदे पर फायज होने वाले मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िताब पर ये जो पहला पार्लिमानी साल है हमारा, उस पर बहस का आगाज़ हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि जनाब सदर ने अपने ख़िताब में एक विज़न का ज़िक्र किया है। मैं इस बात की भी इजाज़त आपसे और अपने पीपल्स पार्टी के साथियों से लूँगा कि मेरी गुफ्तगू में जो क्रिटिकल नुकात आएँ, गुज़िश्ता 15 सालों से जो सिंध में गवर्नेंस रही है उससे मुताल्लिक़, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इस ख़िताब को जो गुज़िश्ता 15 साल जिस तरह सूबे में हुक्मरानी रही और जो वहाँ के हालात हैं, कम से कम इसकी रोशनी में उसका भी जायज़ा ले लिया जाए, तो इसे एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म समझा जाए। मेरी गुफ्तगू को सुनने के बाद ये करारदाद मेरे हस्ब इख्तदार की बेंच से पास ना हो कि फ़ारूक सत्तार साहब को अपोजिशन की बेंचों पर बिठा दिया जाए। मेरे ख़्याल में मैंने पहले ये फोर वार्निंग इसलिए दे दी है कि अगर विज़न की बात की तो इस तरह है ना कि आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, आसमानों पे नज़र कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। अब अगर एक यूनिफाइंग सिंबल होने की बात की है फेडरेशन और सूबों के दरमियान, रियासत और रियासती इदारों के दरमियान एक इश्तराकियत की बात की है, तो फिर आइन की वो शिकें कहाँ हैं कि जिसमें लाजमी तौर पर मकामी मुंतखब इदारों को, बल्दियाती इदारों को और तीसरी सतह की अहम तरीन जमहूरियत को रियासत का भी एक लाजमी जुज़ करार दिया गया है। आर्टिकल 7 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी की बात करें तो हुकूमत पर यह भी लाजिम किया गया है कि उसमें एक मौसर, बाइख्तियार, बावसीला, खुद कफील और एक आज़ाद खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम और मकामी हुकूमत का क़याम लाजमी है। अगर इस पस मंज़र में देखें तो मैं ये समझता हूँ कि जिस ख्वाब की मैंने बात की है, अगर मोहतरम अब मोहतरम सदर ममलिकत का ताल्लुक़ मेरे सूबे से है, तो मेरा ज़्यादा हक़ उन पर बनता है ये बात करने का कि अगर उनके सूबे की गवर्नेंस ठीक नहीं होगी, गुज़िश्ता 15 सालों में वहाँ एक बदतरीन हुक्मरानी और एक करप्ट तरीन हुक्मरानी का दौरा रहा, वहाँ जिस तरह नौजवानों के हुकूक सल्ब हुए, जिस तरह जाली डोमिसाइल पे नौकरियाँ दी गईं, कोटा सिस्टम जो कि गैर आइनी है, 2013 में अपनी मौत आप मर गया, आइन में कहीं पर उसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी धड़ल्ले के साथ अगर वहाँ इश्तिहारात आते हैं अखबारात में या वेबसाइट पर, तो उसमें यही लिखा होता है कि सिंध दही और सिंध शहरी। अगर विजन की बात करनी है तो फिर ये सिंध शहरी और सिंध दही का आज भी फ़र्क तमाम इंतज़ामी उमूर में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अहम सूबाई हुकूमत है, बलूचिस्तान में भी आपकी हुकूमत है, इस मरतबा आपने मरकज़ में भी हुकूमत की है, लेकिन आपका लिटमस टेस्ट सूबाई सिंध है। अगर सूबाई सिंध में सिंध के शहरी कोटे पर 3.5 लाख कराची, हैदराबाद और सक्कर के नौजवानों का हक मारा जाए और ये नौकरियां जाली डोमिसाइल वालों को दी जाए जिनका मैट्रिक कराची का ना हो लेकिन डोमिसाइल बनाना आसान हो,
मेरे बच्चे न लाहौर का डोमिसाइल बनवा सकते हैं, न लाड़काना का डोमिसाइल बना सकते हैं। ये वो बुनियादी बातें हैं जो इस विजन के सर को हाथ और पैर देंगे और उसे ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जोड़ेंगे। स्पीकर साहब, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, मैं वहाँ से जो गुफ्तगू हो रही है उस पर भी आऊँगा, लेकिन ये विजन की बात हुई, सबको यूनिफाई करने की बात हुई, तो जो पोलराइजेशन बढ़ी है, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम्स ने सर उठाया है, मेरे बेगुनाह मासूम नौजवान मज़ाहमत ना करें, मोबाइल उनके छीने जाएं, उनके गाड़ियां छीनी जाएं, उनके लैपटॉप्स वो साथ ले जा रहे हों, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करें वो छीने जाएं, मेरी बहनों के पर्स छीने जाएं, और वहाँ जो नौजवान खड़ा हो उसे बग़ैर मज़ाहमत के शूट कर दिया जाए, तो मेरे ख़्याल में ये कराची का अलमिया नहीं, ये कौमी सानिया और कौमी अलमिया है। इस पर इस ऐवान को तवज्जो देने की ज़रूरत है। सदर ममलिकत को जो उन्होंने ख़िताब किया कि वो कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इन पीपल, कराची जो 4000 अरब रुपए का टैक्स देता है उसे मरकज़ से 40 अरब की खैरात मिले और सूबे से 20 अरब की खैरात मिले, और फिर भी उस कराची से ये कहा जाए कि वो कराची चले तो पूरा मुल्क चले, कराची चले तो इस्लामाबाद चले, कराची चले तो रावलपिंडी चले, और उसी कराची को एक बोटी के लिए पूरे बकरे को काट दिया जाए, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को रोज़ाना ज़बह किया जाए, दूध देने वाली गाय को रोज़ाना ज़बह किया जाए, और पूरे खिताब में जहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हुई, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी लोगों में करनी उसकी बात हुई, और इसी तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हुई, तो फेडरेशन में तमाम वफाकी इकाइयों के दरमियान तो यकीनन आप ये कोशिश करें कि एक इंक्लूसिव ग्रोथ हो, माशरे के तमाम तबकात को, जो गरीब हैं, जो डेस्टिट्यूट हैं, जो पावर्टी लाइन से नीचे लोग जा रहे हैं। आप 9 मिलियन का दावा करते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 9 मिलियन लोगों तक उसका दायरा वसी हो गया, उसके बावजूद भी 2.5 करोड़ लोग पूरे मुल्क में गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं। तो बताएं कि जो BISP का इफेक्ट था वो पॉजिटिव रहा या BISP ने लोगों को एक आज़ाद माशी फिजा में नहीं बल्कि उन्हें इन्हिसार उनका पैदा कर दिया कि BISP पर वो डिपेंड करें, उन्हें डिपेंडेंट बना दिया, उन्हें आज़ाद शहरी नहीं रहने दिया। मैंने रूबीना साहिबा से एयरपोर्ट पे गुजारिश की कि ये BISP को खुदा के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नहीं, बेनज़ीर इनकम जनरेशन प्रोग्राम में कन्वर्ट करें। ये हम लोगों को अगर भिखारी बनाएंगे, उन्हें डिपेंडेंट बनाएंगे, और फिर जो हमारे जो कराची में वो दस्तरखान पर दस्तरखान लग रहे हैं, तो उसके बाद तो लोगों के पास एक मसला रह जाएगा कि कहीं ना कहीं से एक असला हासिल करें, खाना मुफ्त मिल रहा है, BISP प्रोग्राम से महीने के पैसे भी मिल रहे हैं, बाकी फारिग वक्त में ये तजुर्बा कर लिया जाए और स्ट्रीट क्राइम में दाखिल हो जाया जाए। ये ट्रेंड हैं, इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। स्पीकर साहब, मेरा ये कहना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है, आप तो तरजीहात तय करने की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं किसी भी कौमी एजेंडे में कराची को तरजीह पर रखे बगैर, चाहे वो माशरती इस्लाहत हो, चाहे वो चार्टर ऑफ इकॉनमी हो, चाहे वो माशी इस्लाहत हो, चाहे वो सियासी इस्लाहत हो, आप ये कर ही नहीं सकते। इसीलिए अगर इस विज़न पर जो सदर के खिताब में जिसका जिक्र है, अगर उसका आगाज़ MKM पाकिस्तान के इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से नहीं होता, जो
नुस्खा कीमिया है, जो आज का सहीफा है, panacea of all the chronic ailments that afflict the body politic of Pakistan, that afflict the body social development of Pakistan, that afflict the body politics of Pakistan and economy of Pakistan, अगर आप ये नहीं करेंगे तो स्पीकर साहब मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं परिंदों को क्या परवास करें। परिंदा तो जब परवास करेगा जब उसके परों को खोला जाएगा, वो तो वरना आसमान को तकता रहेगा। तो परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। परों को खोल, ज़माना उड़ान देखता है। अरे ज़मीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो परों को खोले बगैर ये कैसे मुमकिन है। कराची कैन टेक पाकिस्तान, Karachi and province of Sindh into not 22nd century, into 23rd century, not into 21st century, 23rd century अगर परों को खोल दिया जाए, ये पाबंदियां ख़त्म कर दी जाएं, जमादारों पर वज़ीर आला हाउस से हुक्म ना चलाया जाए। जो कुंडी मैन गटर साफ करता है वो वज़ीर आला के ताबे ना हो। वो इख्तियारात जो पूरी दुनिया में चाहे तरक्की याफ्ता ममालिक हों, चाहे तरक्की पजीर ममालिक हों, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, इवन चाइना, जहाँ वन पार्टी रूल है, वहाँ बल्दियाती निज़ाम ऑटोनमस है, खुद मुख्तार है, बाइख्तियार है, बावसीला है, उनके अपने टैक्सेस हैं और जो ग्रांट है वफाक से डायरेक्ट मिलती है, वो मुख्तलिफ सूबों से होकर नहीं आती। तो हमारे इस बिल में भी ये जिक्र है स्पीकर साहब कि वो इख्तियारात हमने लिस्ट दी है कि कचरा उठाना, गटर निकासी आपका मसला हो, इसी तरीके से अगर ट्रांसपोर्टेशन का मसला हो और पानी का मसला हो, ये सारे मसाइल मकामी बदकिस्मती से ये सारे के सारे उमूर, इनके इख्तियारात, इनके वसाइल, ये बिल्डिंग कंट्रोल, तामीरात, मास्टर प्लान, ये सब का सब सूबे के पास है। 18वीं तरमीम में इख्तियारात भी लें और जो बल्दियात के पास इख्तियारात थे मकामी हुकूमत के पास, वो भी वापस ले लें, तो सूबे अनविल्डी हो जाते हैं, अनमैनेजेबल हो जाते हैं। ये हैं बेड़ियाँ जो इस विजन के इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में रुकावट हैं। स्पीकर साहब, मेरा ये कहना है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, उनके विजन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन तो मोहतरमा का अपना ये ड्रीम था। कमाल असफर गवर्नर थे, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने इन्हें महज इदारे नहीं रखा था, ये कहा था डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। एनएफसी से अगर मरकज़ को पैसे मिलते हैं, नेशनल फाइनेंस कमीशन से सूबों को अगर पैसे मिलते हैं, तो इसमें क्या हर्ज है कि वो 130 ज़िले और शहर जो जमूद का शिकार हैं, जो तरक्की करना चाहते हैं, जो अपने पैरों को खोलकर उड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, नौजवानों को बरसरे रोज़गार करना चाहते हैं, बेरोज़गारी का ख़ात्मा करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन जो कीमतें बढ़ी हैं, हमारे पास आसान तरीका है कि तेल की कीमत बढ़ा दें, गैस की कीमतें बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें। ये ईजी पैसा है। आप बल्दियात को इख्तियार दें, मकामी हुकूमत को इख्तियार दें, उन्हें सरमायाकारी का इख्तियार दें, छोटे बिजनेस कारोबार को फ़रोग़ करने का, घरेलू सनतों का, स्कूलों का। मुझे बताएं, एक वज़ीर आला सूबा सिंध का 50,000 स्कूल, एक वज़ीर तालीम 50,000 स्कूल को 5 सालों में कैसे ठीक कर सकता है? ये मुमकिन ही नहीं है यार। लाड़काना के 3,000 स्कूल लाड़काना को दें, नवाबशाह के 2,000 स्कूल नवाबशाह को दें, हैदराबाद के 8,000 स्कूल हैदराबाद को दें, कराची के 25,000 कराची को देकर उसके 7 अजला के जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उन्हें वो स्कूल दे दें। आप देखें कैसे वो स्कूल जो हैं वो एक बेहतरीन और आज के दौर का प्रोडक्ट आपको नहीं देते। वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। स्पीकर साहब, ये उमूमी तौर पर जायज़ा लें तो ये बहुत हमारे जो रुकावटें हैं उसको दूर करने का विजन दे रहा है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रुकावटें हैं अगर वो दूर नहीं होंगी
तो जॉब्स कैसे प्रोड्यूस होंगे, कीमतें कैसे कम होंगी, टैक्स नेट कैसे बढ़ेगा। आप मुझे बताएं, आइटम नंबर 7 on the federal legislative list says that all taxable income must be taxed except for agriculture. मैं कहता हूं जमींदारों, किसानों, छोटे हारियों उन पर टैक्स ना लगाएं, लेकिन जो बड़े वडेरे जागीरदार बड़े जमींदार हैं जिनकी आमदनी 50 लाख से ज़्यादा है, हम सैलरीड क्लास तनख्वाहदार तबका, एक बस बंद है, 100 मुसाफिर हैं, दो मुसाफिर धक्का लगा रहे हैं, कैसे चलेगी ये बस। वो रेडिकल रिफॉर्म्स कहाँ हैं? देखें, अगर ये वही है ना कि मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा हैं बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लौंडे से दबा लेते, वही नुस्खा है। मैं है नहीं, इट इज हाँ, if you add something to लौंडा then that shall be expungable। यहाँ पर सिर्फ लौंडे की बात हुई है। अदब का लफ्ज है भाई, अदब शेर में इस्तेमाल हो। हाँ, अच्छा, अब आप आए कि सूबे और मरकज़ के दरमियान तो बात हो रही है इख्तियारात की तकसीम की, इख्तिदार की तकसीम की, वसाइल की तकसीम की, तो फिर आर्टिकल 7 की मकामी हुकूमतें, बल्दियाती इदारे कहाँ हैं, शहरी ज़िले हुकूमतें कहाँ हैं? स्पीकर साहब, 130 ज़िलों शहरों को उनके पर खोल के, उनके पैरों की बेड़ियाँ निकाल के NFC बराह रास्त उनको फंड दें, उन्हें सूबे का मोहताज ना बनाए। एक और कॉन्फ्लिक्ट हम पैदा कर रहे हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं। हम स्टेटस को कायम रख के, असल हमारा मसला स्टेटस को है, एडहॉकिज्म है, इससे अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे तो ये सारी जमातों की बारियां लगेंगी। पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, पहले 2 पार्टियों की बारियां आती थी, अब 3 पार्टियों की बारियां आएंगी। आज जो जेल में है कल वो हुकूमत में होगा, जो आज हुकूमत में है कल वो जेल में है। 70 सालों से 75 सालों से पाकिस्तान में यही हो रहा है। इसको, इस विशियस साइकिल को ब्रेक करना है। तो अली मोहम्मद को तो अब समझ में आई ये बात। हम तो उस वक्त भी पार्लियामान में कहते थे कि मैं आज अगर ज़द पे हूँ तू खुशगुमा ना हो, मैं आज अगर ज़द पे हूँ तू खुशगुमा ना हो, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। तो उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई थी। आज खुद जब उसके सामने आए सुनामी के, तो आज पता चला कि पाकिस्तान 77 सालों से कैसे चल रहा है। तो भाई, इलेक्शन लड़ने से पहले फैसला करें। हर हुकूमत को इलेक्शन लड़ने के चंद माह बाद या 1 साल बाद कोई ना कोई मसला आएगा। वो कहते हैं ना, हवा के दोष पर रखे हुए चिराग हैं।